Jai Hind all of you. Today we will start lesson 2nd of history, administrative structure, policies and impact of British rule. हमने लेसन फर्स्ट में देखा था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया। उन्होंने यहाँ के जो किंग्स थे, यहाँ के जो किंगडम्स थे, उन्हें हराकर वो कैप्चर किया अपने ब्रिटिश एम्पायर में। सो बेसिकली हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन गई है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन गई है, तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या काम किए। सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे वो काम करते थे, उनकी पॉलिसीज़ क्या क्या थी, क्या क्या उनकी पॉलिसीज़ उन्होंने स्टार्ट की और उनका इम्पैक्ट मतलब उनका क्या रिजल्ट हुआ उस एरिया में जहाँ पर उन्होंने वो पॉलिसीज़ चलाई थी। तो ब्रिटिश रूल की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिसीज़ और उनका इम्पैक्ट हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो हमने देखा कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड के पर्पज़ से इंडिया में आना स्टार्ट किया। वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे और प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो धीरे धीरे उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे, जितनी भी बाकी की यूरोपियन कंपनीज थी, उन्हें उसने हरा दिया या फिर यहाँ से भगा दिया। सीधी भाषा में कहें तो भगा दिया। सो अब उनका एम था कि वो प्रॉफिट तो कमा रहे थे, लेकिन साथ ही में उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ के एरियाज़ को कैप्चर कर ले, अपना खुद का रूल यहाँ पर स्टार्ट करें, अपना एम्पायर खड़ा करें, तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो हम खुद ही यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे, हमें किसी को देना नहीं पड़ेगा टैक्स। सो इसी कारण से उन्होंने बहुत सारे इंडियन स्टेट्स या इंडियन किंगडम्स के साथ लड़ाइयाँ लड़ी या फिर अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू उन्हें अपने एम्पायर में मर्ज कर लिया। सो अब हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा हो गया था या ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया था। बट ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ये बेसिकली ट्रेड के मोटिव से बनाई गई थी, व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। तो उस कंपनी के ऑफिशियल्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि किसी कंट्री को कैसे रूल करना चाहिए, कैसे क्या काम करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स। तो उन्होंने जिन जिन एरिया पर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ चलाई, तो वहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हुई, बिकॉज दे वर नॉट ट्रेंड। उन्हें इस चीज़ में कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी और ना ही उन्हें कोई एक्सपीरियंस था। तो इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो इंग्लैंड में थी, उन्हें इस चीज़ में इंटरफेयर करना पड़ा। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने तो ट्रेड के लिए हमसे परमिशन दी थी, लेकिन अब इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया, तो अब उन्हें इंटरफेयर करना पड़ा और उन्होंने अपने ऑफिशियल्स भेजे जो यहाँ पर आकर, इंडिया में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया करते थे कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क किया जाए। तो हम कुछ पॉलिसीज़ के बारे में देखते हैं, हम कुछ सिस्टम्स के बारे में देखते हैं जो ब्रिटिश ने इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग एरियाज़ में स्टार्ट किए थे। सो फर्स्ट इज़ डुअल रूल इन बंगाल। इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस फर्स्ट लेसन में भी किया था, थोड़ा और अच्छे से हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो डुअल रूल इन बंगाल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डुअल? डुअल का मतलब होता है टू। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि बंगाल में दो लोगों का रूल होगा। कौन कौन से? पहली तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनके हाथ में पूरी पावर्स थी, और दूसरा नवाब ऑफ बंगाल, उन्होंने जो नवाब बना रखा था वो। तो इन दोनों का रूल रहेगा बंगाल में। सो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें जीत गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, जो उस टाइम के गवर्नर थे बंगाल के। सो उन्होंने मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इन द ईयर 1765। सो उस ट्रीटी के हमने प्रोविजंस पढ़े थे। उसमें हमने ये पढ़ा था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह ब्रिटिश जब ट्रेड करेंगे तो वो टैक्स नहीं देंगे, बिल्कुल टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे। और क्योंकि ब्रिटिश जीत गए थे, तो इसलिए वो जो पूरा एरिया था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कंट्रोल हो गया था। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ें ही अपने हाथों में रखना चाहती थी, यानी कि जो दीवानी राइट्स थे, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स थे, वो अपने हाथों में रखना चाहती थी, ताकि उनको सिर्फ पैसों वाला जो सिस्टम था वो समझ में आता था।
तो उस टाइम पर जो नवाब ऑफ बंगाल थे, बंगाल के नवाब थे नाजमुद्दौला, उन्होंने ऑफ़र किया ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कि आप निज़ामत भी ले लीजिए। निज़ामत का मतलब क्या होता है? जो निज़ाम होता है, यानी कि जो रूलर होता है, नवाब होता है, उसका काम होता है पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, नियम कानून लोग मान रहे हैं या नहीं उसका ध्यान रखना, या फिर पीस मेंटेन करना, शांति बनाए रखना, और अपने एरिया को, अपने स्टेट को बचाए रखना बाहर से कोई आक्रमण होता है उससे, एक्सटर्नल फोर्सेस से। ये काम था निज़ामत का। जब नवाब ऑफ बंगाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को निज़ामत ऑफर की कि आप ये भी रख लीजिए, ये काम भी आप ही कीजिए, तो वो लोग रेडी नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि नहीं, नवाब ऑफ बंगाल आप ही हैं, आपके हाथों में ये पावर रहेगी, हम सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ें ही देखेंगे, बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप देखेंगे। उन्होंने निज़ामत की जो पावर थी वो नवाब के हाथों में ही रहने दी, और बाकी की जो फाइनेंशियल पावर्स थी, जैसे कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट्स थे, दीवानी राइट्स, और जो भी पैसा आता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेजरी में ही जाता था। ये सब चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में रखी, और उन्होंने बंगाल और बिहार के लिए अलग अलग उन्होंने बोला चाहिए कि नायब, जो लीडर होते हैं, जो मेन चीफ होते हैं, उसको नायब बोलते हैं। उन्होंने बंगाल और बिहार के लिए अलग अलग नायब अपॉइंट किए, ताकि वो उस रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देख सकें, वहाँ पर पीस, लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं, वो सब वो देख सकें। और इन सब की जो सैलरी होती थी और जो नवाब की जो पेंशन होती थी, मुगल एम्परर को जो उन्होंने पेंशन देने का वादा किया था, ये सब पैसा कहाँ से आता था? वो कॉमन पीपल से, आम लोगों से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, उस पैसे में से वो उन लोगों को सैलरी देते थे, उनकी पेंशन देते थे, और बचा हुआ जितना भी पैसा होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेजरी में, उनके खजाने में जाता था। दिस वॉज द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। इसमें जितनी भी पावर्स होती थी वो ब्रिटिश के हाथों में होती थी। नवाब जो था उसका सिर्फ थोड़ा सा काम होता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना, और एक्सटर्नल फोर्सेस से बचाव रखना। लेकिन इस डुअल गवर्नमेंट के कुछ डीमेरिट्स भी थे। डीमेरिट्स मतलब बुरे परिणाम, ओके, बैड रिजल्ट्स। पहला क्या था कि नवाब वॉज पावरलेस, नवाब के हाथ में बिल्कुल पावर नहीं थी, वो सिर्फ नाम का नवाब था। रियल पावर जो थी वो ब्रिटिश के हाथ में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। तो वो जैसा चाहती थी वैसा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती थी, करवा सकती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जब आर्मी और ट्रेजरी दोनों की पावर्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सिक्योरिटी और गवर्नेंस को मेंटेन करने में कोई ध्यान नहीं दिया। बिकॉज हम बात कर चुके हैं कि वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसके जो ऑफिशियल्स थे उनका मेन मोटिव होता था सिर्फ पैसा कमाना। भले ही इंग्लैंड से उनके लिए ट्रेनर्स बुलाए गए थे कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाएं कि कैसे किया जाता है, लेकिन उस पर भी उनका कोई असर नहीं पड़ा। मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे ही नहीं, उनके नेचर में ही नहीं था। तो इसीलिए वो चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, भले ही कुछ भी हो उस स्टेट में, लोगों को कितना भी कष्ट उठाना पड़े, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था, अपने प्रॉफिट से मतलब था। ये कुछ डीमेरिट्स थे। इनकी वजह से क्या हुआ, जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो पूरे राज्य में कितनी ज़्यादा अशांति फैल जाएगी, राइट? देयर वॉज नो पीस इन द स्टेट ऑफ बंगाल, एंड उस टाइम का बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों मिलाकर बंगाल ही कहा जाता था, ओके, इतना बड़ा रीजन था। एक और चीज़ ये थी कि उनकी इस पॉलिसी के कारण, क्योंकि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे कॉमन पीपल की तरफ, उनकी परेशानियों की तरफ, या फिर ना ही उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहे थे, तो इस कारण से जो एग्रीकल्चर था, जो इंडस्ट्रीज़ थी, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, वो बुरी तरह से बर्बाद हो रही थी और लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसके ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉमन पीपल पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लगा रखा था। मतलब भले ही खेती अच्छी हो या फसल खराब हो, लोगों के पास पैसे हों, गरीब हों या कैसे भी हों, उनसे वो टैक्स ज़बरदस्ती वसूल करती थी। तो इस कारण से लोगों में बहुत ज़्यादा अशांति फैल रही थी। लोगों मतलब ऐसा होता था कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, इस बात का डर था। दीज वर द डीमेरिट्स। इसी कारण से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो गवर्नर जनरल बने, बंगाल के गवर्नर जो बने वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में अपॉइंट हुए थे एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। उन्होंने इस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था, इसे ख़त्म कर दिया था बिकॉज ऑफ दीज डीमेरिट्स। क्योंकि इस
सिस्टम में ऐसा होता था कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उनका ध्यान नहीं होता था, और उनका मोटिव था सिर्फ पैसे कमाना। और कंपनी में काम करके उनको जो पैसे मिलते थे वो तो ठीक है, वो तो उनको मिल ही जाते थे, लेकिन उसके अलावा भी वो बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। तो गलत तरीक़ों से जो पैसे कमाते हैं उसमें वो इन्वॉल्व थे। तो इस कारण से ये सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग्स ने एबॉलिश कर दिया था।